हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक वीडियो के साथ। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, ये सीडीपी जो पूछा गया था जनवरी 2021 में, पेपर 2 में। जनवरी 2021 पेपर 2 मतलब जूनियर लेवल 6 to 8 में जो सीडीपी पूछी गई थी, आपसे बाल मनोविज्ञान पूछा गया था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये उससे संबंधित होगा। और 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी आगे वीडियोस अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है। तो हम शुरू करते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास मतलब जो डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड में, वो क्या होता है? धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। मैं केवल, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब कहीं पे केवल आ जाए ना, कभी भी सीटेट का पेपर आप दे रहे हो, कहीं पे केवल आ जाए, वो ऑप्शन सही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अनियमित और असंबद्ध होता है। इज डिसऑर्डर और डिसजॉइंट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन जो है, अगर आप अलग अलग विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो विकास होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है, बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, ये भी बिल्कुल गलत है। ये मतलब बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आई डोंट थिंक ये है। आगे अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, इसमें सीधा से बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। देखिए, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है उसको समझिएगा कि जो बच्चे का वर्तमान स्तर है प्रदर्शन का, ठीक है, और वयस्क व अधिक कौशल वाले मतलब जो उससे बड़ा है, जब उससे अधिक कौशल वाला व्यक्ति है, उसकी सहायता से जो है, जब बच्चा किसी चीज़ को, किसी ज्ञान को उपार्जित करता है, मतलब उसको अचीव करता है, और उसके जो प्रदर्शन होते हैं उसके मध्य का जो क्षेत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, वो बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो सीधा सा है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। अगला लेते हैं। अब देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पूछी जा रही है। 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई है जो कि आपके संज्ञानात्मक विकास की, एक तो संवेदी गामा के, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद है औपचारिक, ठीक है। तो ये चौथी अवस्था के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, कि अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ है। कई बार हिंदी के टर्म्स अगर समझ में नहीं आते तो इंग्लिश में भी झांक लिया करो। आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोर्शनल थॉट, ठीक है। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। दूसरा, तीसरा है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और संकेतात्मक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। अरे नहीं यार, सीधा सा है, वो कैपेबल हो जाते हैं हाइपोथेटिको मतलब परिकल्पित निगमनात्मक जो तर्क होता है उसका, और मतलब ऐसी इमेजिनेशन करना, कल्पनाएं करना, ठीक है, चीज़ों को रिवर्स फॉर्म में करना, बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती। तो इसका जो है फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रिय सक्रियता पूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, मतलब कौन सी अवस्था है? एक है दंड और आज्ञा पालन अभिन्यास, दूसरा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, मतलब द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन जो होता है, इसमें जो चौथा आपका है, तो सीधा सा है कि ये
ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार के अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही, मतलब इन चार में से कोई एक जो है वो सही है। बुद्धि के प्रकार और जो है अंत स्थिति अनुपालन, देखिए बोला गया है बुद्धि के प्रकार अंत स्थिति अनुपालन संभावना स्थानिक, स्थानिक का मतलब स्पैटियल, मनोवैज्ञानिक नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक, विक्रेता कब से अंतर्वैयक्तिक हो गया, मतलब इंट्रापर्सनल। अगर इंट्रापर्सनल रहेगा तो बेचेगा कैसे। भाषिक, मूर्तिकार, मूर्तिकार को कब से भाषा की जरूरत पड़ने लगी भाई। शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, बिल्कुल सही है, मतलब जो बॉडी कैनेस्थेटिक होती है वो एथलीट में पाई जाती है। ठीक है ना, इस तरह की बहुबुद्धि में 8 या 9 प्रकार इन्होंने बताए हैं, तो उसमें से जो है ये वाली जो है ये सही इसका मिलान है। ठीक है ना, इसको जब मैं कराऊंगा आगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या है और किसका किसका क्या संबंध है। अभी फिलहाल क्वेश्चन पेपर चल रहा है तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। अरे क्या यार, अब बच्चों के संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। ठीक है, स्कीमा लेकिन देखिए जो लेव वाइगोत्स्की ने बोला है ना, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो बात है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में, ये बिल्कुल सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, यहाँ पे असेसमेंट की बात की जा रही है। एक जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें जो है बात की जा रही है असेसमेंट की, किसके, लाइक जो बच्चे हैं जो अधिगम करते हैं उनके बारे में। क्या है, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। अब अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, मतलब जब आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उस सिखाने के दौरान जो उनके असेसमेंट लेते हैं, बोल रहे हैं कि बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। ऐसा तो नहीं है भाई कि बच्चों के अधिगम में वो सहायक ही ना हो। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तीसरा, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल, कम सफल व असफल अभ्यर्थियों को पहचानने में सहायक होता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है। सिंपल सी बात है, जब आप असेसमेंट करेंगे, क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे, किसी भी तरह से आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें आप समझ पाएंगे कि आपने जो प्रश्न पूछा उसके हिसाब से बच्चे ने कहाँ तक उत्तर दिया, कितना उत्तर सही है, उसका उसका जो समझ का स्तर है वो क्या है। इसलिए सीधा सा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभाव। अब देखिए यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप की, जब रूढ़िबद्धता की बात की जाती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रॉडनिंग डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्सेस। अब देखिए बोलता क्या है, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। अच्छा, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। अब प्रबल करेंगे तो रूढ़िवादिता बढ़ेगी कि कम होगी भाई। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, बिल्कुल नहीं, फिर से आप पार्शियलिटी की, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं जब एक ही वर्ग का आप बना देंगे। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। सिंपल सी बात है कि ये जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बात समझ में आ रही है, जब भी आप एक्टिविटी करते हैं तो हम जो सेक्स है उसको मिक्स करेंगे, मतलब बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं जो भी है, ये नहीं किसी पर्टिकुलर को आप क्या करेंगे, मतलब प्रेफरेंस देंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं इसी पे लेता हूँ, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर बायस पे। स्टीरियोटाइपिंग तो नहीं लेकिन हाँ जेंडर बायस पे है कि क्या किया जाता है कि एक स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम की प्रिपरेशन हो रही होती, तो वहाँ पे बच्चों को, लड़कियों को सिर्फ प्रेफरेंस मिलता है, लड़कियों को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कों को मना कर रहे हैं, लेकिन लड़कियाँ अगर आना चाह रही हैं तो दे आर गिविंग देम प्रेफरेंस। तो आपका एक तरफ झुकाव समझ में आ रहा है ना, प्रेफरेंस आप दे रहे हैं तो उसकी तरफ आप झुके हुए हैं। ठीक है, इस कंडीशन में वो जेंडर बायस हो जाता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि क्रियाकलाप के लिए, देखिए याद रखिएगा, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना बिल्कुल गलत बात है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, ऐसा थोड़ी है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना है, नहीं ऐसा नहीं है कि जैविक अंतरों की आप उपेक्षा कर देंगे, मेल को फीमेल थोड़ी मान लोगे आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। 9वां लेते हैं, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। ये जो बोलते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है, बहुभाषिकता जो होती है,
उसको एक अध्यापक को या अध्यापकों को कक्षा में किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। देखिए, ऑप्शन है एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। देखिए नहीं, एक बात मैं आपको बताऊं तो इसका जो सही ऑप्शन होगा एक गुण और साधन के माध्यम में इसको आपको देखना चाहिए। जब बहुभाषिक कक्षा होती है ना, तो बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता है लेकिन हमको दूसरे से सीखने को मिल सकती हैं। तो बहुभाषिक कक्षा को आपको एक स्ट्रेंथ के रूप में, एक साधन के रूप में, एक ताकत के रूप में समझना चाहिए, ना कि रुकावट समझना चाहिए, ना कि समस्या समझनी चाहिए इसको, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है ये। तो इसका जो ऑप्शन होगा भाई वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए, अब देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात यहाँ पे की है क्वेश्चन नंबर 10 में, कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल, जहाँ पे केवल आ जाए भाई उसको भगा दो, निकाल दो एकदम से। मैंने बोला है ना कि एकदम गलत हो जाएगा वो। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत, क्यों वर्गीकृत करोगे भाई। अब जो बच्चा थोड़ा टैलेंटेड है, जो जो गिफ्टेड चाइल्ड है, उसको आप आगे रख दोगे, मॉडरेट वालों को बीच में रख दोगे, और जितने मतलब ऐसे बच्चे हैं जो इन सबसे मतलब बिलो एवरेज हैं, अब उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, कि वर्गीकरण करके उनका मनोबल डाउन करेंगे। सर ऐसा थोड़ी होता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अच्छा, अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को डेफिनेटली, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, देन वी हैव टू कैटर द नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ओके, हर एक बच्चे की नीड को हमको कैटर करना होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि इसका जो ऑप्शन नंबर 10 का है 4, वो सही होगा आपका, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में हमको बच्चों की आवश्यकताओं को समझना है, उसी के हिसाब से हमको काम करना है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर एक पूरी क्लास में एक बच्चा फेल हो जाता है ना कभी, तो बच्चा फेल नहीं होता, वो पूरी जो सिस्टम है, जो पूरा एडुकेशन का जो सिस्टम आपने बना रखा था उनको शिक्षा देने का, वो पूरा फेल हो जाता है, ठीक है ना। 11 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी 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 ऊपर भी किया गया है। तो लेव वाइगोस्की बताते हैं कि जो सांस्कृतिक उपकरण है वो जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, जो सांस्कृतिक उपकरण है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की साहब ने कहा था ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं। अब देखिए, उपयुक्त नहीं है यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आंशिक रूप से मतलब पार्शियली साइटेड, मतलब जो बच्चा है वो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब जो लोग नॉर्मल हैं उनकी तरह से वो अच्छे से नहीं देख सकता। तो बोला गया कि इसमें से उसके लिए कौन सी अध्ययन सामग्री, जो अधिगम सामग्री है वो उपयुक्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। अरे भाई, अगर बड़े आकार में तब तो अच्छी बात है। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, चलिए। बोलती पुस्तकें, ठीक है। और सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। भाई जब स्मॉल प्रिंट वर्क होगा ना, एक तो वो आंशिक रूप से देख पा रहा है, सही से देख भी नहीं पा रहा है, आप उसको और छोटा छोटा करा दोगे तो वो कहाँ तक देख पाएगा सर। तो लास्ट में जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो रॉन्ग होगा, आपसे नहीं पूछा गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बोलती पुस्तकें 3 डायमेंशनल जो नक्शे और चार्ट होते हैं, अच्छी बात है। अगर उसको 3D बना के आप पेश करेंगे तो उसके लिए लाभदायक होगा, ठीक है ना। आकार में बड़ा होगा तो उसको देख पाएगा, क्योंकि बच्चा पार्शियली साइटेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इंक्लूसिव एडुकेशन, हर बार ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। इंक्लूसिव एडुकेशन, समावेशी शिक्षा जो है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, क्या है, व्हाट द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एडुकेशन इज। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण। अरे नहीं सर, इंक्लूसिव एडुकेशन की बात कर रहे हैं। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, क्या बात है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों को के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, और दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। 13 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो याद रखिएगा कि 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में, जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स चलते हैं ना, उनमें शिक्षा पाने का जो अधिकार है, यही उसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? क्वेश्चन है आपका कि नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस बाई, मतलब जो बच्चे काफ़ी तेज तर्रार होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, मतलब ठीक है, उनके बारे में पूछा गया कि किस प्रकार उनकी आवश्यकताओं को आप संबोधित करेंगे। पहला है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराना, रटने पर आधारित। भाई रटने के लिए तो एनसीएफ मना करता है, इसलिए रटने की तो अब बात ही मत करना कभी भी। इसका जो सही आंसर है ना, वो होता है अगर आप क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो उनको चुनौती दीजिए, ऐसी कंडीशन में रखिए, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे ब्रेन ज़्यादा यूज़ हो, ठीक है ना, तो इस तरह की कंडीशंस में उनको रखना चाहिए। तो आपको सही बताया जाए, रटने फटने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सीधा सा आंसर है, आंसर नंबर आपका 1, यही आपका आंसर है सर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया, मतलब पठन वैफल्य, जो पढ़ लिख नहीं सकता है, इनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक दर्शन को जानकर पूर्ण शरीर स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता आकलन करके। भैया जो शारीरिक स्वास्थ्य सॉरी, हाँ चलिए 15 जो है आपका 15 जो है इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से एनालिसिस करेंगे आप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इनका ये सही है।